हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है। हेनरी उसके मासिक वेतन में 25% घर के किराए के रूप में और 15% शिक्षा पर और 18% अन्य किसी खर्चे में व्यतीत होते हैं। ठीक है, मतलब खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है एक कंपनी में। ठीक है, और वह अपने मासिक वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 18% किसी अन्य खर्चों पर खर्च करता है, और फिर भी वह 7,560 रुपये बचा लेता है। तो उसका हमें मासिक आय यानी इनकम बतानी है। मंथली इनकम उसकी कितनी होगी। ठीक है, तो इसे करेंगे एकदम बिल्कुल वन लाइनर तरीके के साथ। जब कुछ पता ना हो तो उसे हम क्या मानते हैं, उसे मान लेते हैं हम ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमने माना उसकी जो आय है वो कितनी है, ए है। ठीक है, इनटू, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद में 25% घर के किराए पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 10 40 और 18 कितना हो गया, ये हो गया आपका 58%। तो उसने कितना खर्च कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि 58% उसने खर्च कर दिया है, 58%, तो 100 में से कितना परसेंट बच गया। अब यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 और 2 42% उसके पास शेष बच गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर अलग से लिख दिया। तो उसके पास कितना बच गया, उसके पास बच गया 42%। ठीक है, क्योंकि 58% तो वह ऑलरेडी खर्च कर चुका है। तो अब उसके पास सैलरी के कुल 42% बचे हैं, जो कि उसने 7,560 रुपये बचाए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा उसकी मासिक आय क्या है। बस अब हम इसे काट लेंगे। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया। उसने बोला है कि यदि वह किसी मतलब कुछ काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, यदि 25% घर पर किराए पर खर्च करता है, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 18% अन्य किसी दूसरे खर्चों पर खर्च करता है, तो कुल कितना उसने खर्च कर दिया, 25 और 15 हो गया आपका 40 और 10 50 और 8 58% तो उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास 100 में से कितना परसेंट बचा, अब बचा केवल 42%, और पैसों में कितना शेष बचा, 7,560। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल एक तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किससे चला जाएगा, ये 7 से चला जाएगा। हाँ, 7 एकम 7 और 7 8 56। ठीक है, और 7 से जाएगा 7 चूम 42। ठीक है, और एक बार फिर 6 से काट लेते हैं। 6 एकम 6 बचेगा आपका कितना, 4 6 8 48। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका ए बराबर हो जाएगा कितना, ये आपका तिरक गुणा हो जाएगा, तो 180 ये और 2 जीरो इसमें आपके ये आ जाएंगे। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 18,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी परीक्षा में भी। और इसमें मैं आपको बताऊं एक चीज़ और आप देख सकते थे, वो क्या, वो आप देख सकते थे 9 की विभाज्यता। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 7 5 12 6 18। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट बता रहा हूँ, मतलब आप बिना पेन उठाए भी शॉर्ट कर सकते हैं। जब आपको पता है कि किसी भी मतलब हमें उत्तर निकालना है, तो जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें 9 का मल्टीपल तो जरूर होगा। तो इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन में क्या 9 का भाग जाता है, नहीं जाता। ऑप्शन केवल दूसरे में जा रहा है, तो आपका वही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसी से तो निकालनी पड़ेगी, तो बस उसी से होते हुए तो जाएगा ही हमारा उत्तर। तो 7,560 9 से कटता है, आपका उत्तर भी 9 से जरूर कटेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा ये हमारा पेट सेट चल रहा है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन रखे हुए हैं। और यदि आपका पेपर हुआ तो आप इस सीरीज़ को 3 दिन, ये आपकी सीरीज चलने वाली है 1 घंटे की मैराथन, इसको आप 3 क्लासों को जरूर देख कर जाना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये वादा रहा। ठीक है, तो जब भी आपका पेपर हो इन 3 क्लासों को आप देख कर जरूर जाएँ। एक बेहतरीन तरीके के साथ मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या मान लो 10,000 है। ठीक है, आप जीरो हटा दीजिए, कितने वर्ष में यह इतनी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास कोई इतनी राशि है, वह कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी यदि 15% रेट चल रहा हो। आप इसे SI CI के तौर पर ही माने। ठीक है, आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या आपकी इतनी है, ठीक है, तो ये कितने सालों में इतनी हो जाएगी 15% की दर से। ठीक है, देखो क्वेश्चन का कहना है कि यदि कोई राशि पहले 10 लाख थी, ठीक है,
10 लाख, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, जो बढ़कर अब कितनी हो चुकी है 15,20,875, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, यदि 15% का रेट चल रहा है, ठीक है, 15% यदि रेट चल रहा है तो 15 का 3% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम 45 के करीब आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अंतर देखेंगे, दोनों के बीच में अंतर लगभग आपका कितने का है, 50 का है, ठीक है। आप 52 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, ठीक है। यदि आप 15 का 3% निकालेंगे तो वो आएगा आपका कितना, 45। तो उसके बाद में आपका ये 20,850 और है, तो 50 में आपका कुछ ऐड और होगा, तो बस केवल एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है। देखो कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, यदि 15 का आप 5 गुना निकालेंगे तो वो आएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 52,000 के करीब है, ठीक है, 5,20,000 के करीब है। लेकिन आप जब 15 का 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 7 लाख, 7 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी राशि। लेकिन हमें कितनी पहुंचानी है, हमें पहुंचानी है 5,20,000 के करीब, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यदि 15 का हम 4% निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 60, ठीक है। तो राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 लाख, तो वो और 6 लाख और ऐड हो जाएगा तो 16 बन जाएगा। लेकिन हमें 16 नहीं बनाना है, हमें कितना बनाना है, 15,20,875, तो ये भी नहीं होगा। अब दो में 15 दूनी 30, यह तो आपका 5 लाख से कम ही आ रहा, तो ये केवल एक ही ऑप्शन है, 15×3=45, मतलब 4.5 लाख, ठीक है। 10 लाख तो वो और 4.5 लाख और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20,875 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दिखे। और बाय आप मेथड से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें आपको टाइम ही लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। बाकी आप अपने स्मार्ट अप्रोच तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है अपनी परीक्षा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि वह 70% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बचाता कितना होगा, बचाता होगा कितना, 30, और कमाता कितना होगा, वो कमाता होगा 100, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति 70% खर्च करता है, हमने माना हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 70%, 100 का 70%, 70 खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा, 30%, और कमाता कितना होगा, 100 कमाता होगा, तभी तो 70 खर्च कर रहा है और 30 बचत कर रहा है, ठीक है। आगे चलो, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है, ठीक है, यदि इसका खर्च हम 30% बढ़ा दें, यानी करते हैं कितना, 130, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 70 का 130%, ये कितना होगा, ये होगा 21, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगी आपकी कितने की वृद्धि, ये इसमें हो जाएगी आपकी 21 की वृद्धि, ठीक है। 21 की वृद्धि हो गई तो कितनी होगी, ये बन जाएगा आपका 81, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, यदि बचत में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, बचत निकाल लेते हैं, बचत कितनी है 30, यदि उसमें 25% यानी 125 की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 25 पंचे 25 चौके, ठीक है, और 5 तिया 15, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इससे आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि ये 4 कटेगा नहीं तो केवल हम 25% ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि इसमें से हम 25% बढ़ा दें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 25 तिया 75, यानी 7.5 की वृद्धि इसमें होगी। तो ये राशि कितनी बन जाएगी, ये राशि बन जाएगी आपकी 37.5, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये राशि कितनी बन जाएगी, ये राशि बन जाएगी 128.5। अब आप यहाँ पर देखो, पहले वो 100 कमाता था, अब कितना कमाना पड़ेगा, 128.5 कमाना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले 70 खर्च करता था, अब 81 खर्च कर रहा है। वो पहले 30 बचत करता था, अब उसकी बचत कितनी हो गई है, 37.5, तो उसे कितना कमाना पड़ेगा, 128.5 कमाना पड़ेगा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है उसकी वेतन में कितने % की वृद्धि हो चुकी है। यदि पहले वो 100 रुपये बचाता था तो अब कितना बचा रहा है, 128.5 बचाता नहीं, मतलब कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो दोनों के बीच अंतर कितने का है, दोनों के बीच अंतर है 28.5 का अंतर है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, उसने बोला 70% खर्च करता है, ठीक है, 100 कमाता होगा, 70% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 30 की कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाए, 70 का 30% कितना होता है, 7 3 21, 70 में 21 जुड़ जाएगा, कितना होगा 81। आगे चलो, बचत 25% बढ़ जाती है, 30 का 25% कितना होता है, 37.5,
ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा था, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128.5, यानी पहले वो 100 कमाता था, अब कितना कमा रहा है 128.5। उसने यही पूछा उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 28.5 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट 1296/x बराबर x बटे 2.25, ठीक है। आपको पता होगा 1296 किसका वर्ग होता है, वो होता है आपका 36 का, ठीक है। तो रूट से आपका वर्ग कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी कितनी, ये आ जाएगी आपकी डायरेक्ट 36/x, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा x/2.25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका x² बराबर, ये आ जाएगा आपका 2.25 इंटू 36, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दशमलव लगा है तो नीचे आ जाएगा कितना आपका 2 जीरो, आपका दशमलव आपका कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम किससे काट सकते हैं, इसे आप काट लीजिए 4 से, 25 चौके और 25 नम्मा, ठीक है, और 4 नाम 36, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x² बराबर 9 नाम 81, और x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, और यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस आपको यहाँ पर पता है 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है। तो हमने वर्ग से आपका रूट काट दिया तो डायरेक्ट लिख दिया 36/x, और यहाँ पर क्या लिखा है x/2.25। अब ये दशमलव में चीज़ें लिखी गई हैं तो हमने क्या किया, 2 जीरो नीचे लगा लिए, ठीक है, जिससे आपका दशमलव कट गया। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो x² बराबर आ गया 81, x बराबर आ गया आपका 9, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन आए हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, एक एक क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस का करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रतिवर्ष की दर से किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान किया। प्रारंभ में उसे कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी, हमें यह बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसे सिंपल तौर पर कैसे करेंगे बिना पेन उठाए। यदि एक साल में 12% ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 12×5 = 60, ठीक है। परसेंटेज में तो आपको 60% मिलेगा, लेकिन वैसे पैसों में कितना मिल रहा है 4800। तो बस 6 की वैल्यू 48 और 6 8 कितना होता है 48, आप डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिए कितना 8000, और बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब हम करते हैं कैसे करेंगे, ये है आपका 4800 ब्याज दिया है उसने, ठीक है, 4800 रुपये में ब्याज दिया है, जबकि परसेंटेज में कितना दिया है 12×5 = 60%, गुणा में आ जाएगा कितना 100। बस आ गया आपका उत्तर 6 8 48। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 80 और 2 जीरो, ये उसकी मूल राशि थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 संख्याएं हैं, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, यदि औसत 35 है 4 संख्याओं का, तो योग क्या होगा, वो होगा आपका 35 चौके 140। तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, इनमें आनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं मेथड बताता हूँ आपको कैसा करना है। देखो 4 संख्याएं हैं, a धन b प्लस c प्लस d, इनका औसत यदि 35 दिया गया है 4 संख्याओं का, तो इनका योग क्या होगा, 35 से आप 4 में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 140, ठीक है। अब आगे चलो, यदि पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसे हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। a प्लस b प्लस c का औसत यदि आपका 3 है, ठीक है, जबकि उसने बोला क्या है कि तीनों संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या क्या है हमारी d, और इसका 3 गुना कौन है, तीनों आगे की तीनों संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 3 त्रिका 9d, ठीक है, 3 त्रिका हो जाएगा कितना 9d। अब आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे ये 3 क्यों लिया, ठीक है, ये 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्याएं 3 संख्याएं, तो औसत बराबर यही तो होता है कि आपको पदों की संख्या बटे पदों का योग, ठीक है, इसलिए मैंने 3 लिखा है, 3 संख्याएं तो 3 लिखा है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसमें अप्लाई कर दो, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। यहाँ पर a धन b धन c धन d,
बराबर 140 दिया गया है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है, देखो यहाँ से बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या लिखा है 9d, तो बस इसका मान हम रख देंगे क्या 9d। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 9d, और यहाँ पर पहले से d था ही। ठीक है, बराबर 140। अब 9d और 9d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10d बराबर 140। ठीक है, तो यहाँ पर आपका d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका 14। और वही आपसे उसने पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या है हमारी 14, जो कि आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि आपकी 12 व 15 के बीच में है। ठीक है, 12 व 15 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ, देखो 3 संख्या हैं, पहले उसने क्या बोला 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत 35 दिया गया, तो उनका योग कितना होगा 140, 35 का हमने 4 में गुणा कर दिया, हो गया 140। ठीक है, अब उसने बोला यदि पहली 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, चौथी संख्याओं का 3 गुना है। ठीक है, यदि पहली 3 संख्या कौन कौन सी हैं, ए बी और सी, डी का 3 गुना है। ठीक है, तीनों संख्याओं का 3 गुना है, तो चौथी कौन सी होगी, चौथी होगी आपकी 3 गुना होगी, तो ए धन बी धन सी बराबर कितना होगा d3। ठीक है, 3d, और 3 संख्याएं हैं तो हम क्या लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, 3 का हमने 3 में गुणा कर दिया, तो ए धन बी धन सी बराबर क्या आ गया 9d। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान हमने इसमें रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में, तो यहाँ पर आपका ए धन बी धन सी का मान कितना रख दिया, हमने 9 रख दिया, और पहले से डी था तो 9d और प्लस डी कितना हो गया आपका 10d बराबर 140, और 10 से आपका 1 जीरो काट दिया, डी बराबर कितना आ गया 14। और वही आपसे पूछा है कि चौथी संख्या किन के बीच में है, तो 12 और 15 के बीच में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14, 28 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो, वह कौन सी है। ठीक है, उससे अच्छा है आपके एक काम करो, नहीं तो आप मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर 14 लिखा है ना, 14 किससे बना होता है 7 और 2 से, तो आप इन ऑप्शनों में देखो कि 7 का भाग किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, इसमें आपका 7 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 81 में आपका 7 का भाग जाता है, नहीं जाता, केवल 49 में जाता है, 160 में भी आपका 7 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 49। ठीक है, 4900 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल कर देख सकते हैं, बाकी आप जब विधि से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, किताबों में 2-2 पेज तक की आपकी मेथड लिखी रहती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 30 व्यक्ति हैं और एक काम को 8 घंटे में करते हैं और 15 दिन उनको समय लगता है। यदि 40 व्यक्ति उसी काम को करें तो 6 घंटे काम करते हुए वो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो 30 व्यक्ति हैं आपके और बेचारे प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं और 15 दिन तक काम करते हैं, तो उसने बोला है 40 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके वही काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, देखो यह आ जाएगा आपका 6 पंचे 30। ठीक है, और नई तारीख काम और भी हम कर सकते हैं, वो क्या, यहाँ पर आप 1 जीरो से आप 1 जीरो हटा दीजिए, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और 4 से आपका 4 कट गया, और डायरेक्ट यहाँ पर कितना बच गया 15 दिन में। मतलब यह है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद 15 दिनों में काम पूरा कर देंगे, जो 30 व्यक्ति 8 घंटे में 15 दिन में कर रहे हैं, 8 घंटे काम करते हुए 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा, दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी आपको लास्ट में बताता हूँ। एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। ठीक है, और यदि वह इसे 54 अधिक में बेचता तो उसे लाभ अर्जित 20% होता, तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है कितने का होगा। बेसिकली हुआ क्या है, यदि वह 14% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और 20% के लाभ पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 54 रुपये का, जबकि परसेंट में कितने का अंतर मिल रहा है, 6% का, तो बस 6% का मान ही आपको 54 दिया गया है।
तो यह आ जाएगा आपका 54/6 गुणा आपका 100। 6 नाम होता है आपका 54, यह आ जाएगा आपका 900। 900 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 4 है। केवल आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। उसने क्या बोला है? यदि 14% लाभ पर बेचे, ठीक है, तो कोई प्रॉफिट होता होगा, लेकिन यदि वही चीज़ वो 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 54 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 14 और 20 कभी भी जब कम या ज़्यादा की बात हो तो आपको सीधा सीधा अंतर लेने का बोल रहा है एग्जामिनर, ठीक है। यदि 14% पर बेच रहा है तो हमें नहीं पता कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब वो 20% पर बेचेगा तो उसे 54 रुपये अधिक मिलेंगे। तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? 6 का। जबकि पैसों में कितने का अंतर है? 54 का। बस 6% का मान 54 के बराबर और गुणा 100, बस आपका CP आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रहनी चाहिए? मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति मान लो किसी चाल से जाता है और अन्य किसी चाल से वापस आ जाता है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका एवरेज स्पीड बराबर 2AB अपॉन 100। 2AB अपॉन A प्लस B। बस आपको इतना करना होता है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और सीधा वापस आ जाता है, ठीक है, तब ये आपका एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आपको लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम लगा देते हैं 2 गुणा 90 गुणा 40 बटे 9 4 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 13 यानी 130। बस इसे सॉल्व कर लो। 1 जीरो से आपका 1 जीरो तो यहीं पर कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा आपका 9 चौके 36 दूनी 72 यानी 720 बटे में आपका 13। तो इसे आप भाग करके देखो कितना आएगा। यह आ जाएगा आपका 720 बटे में 13। 13 पौने होता है आपका 65। 13 पौने 65 बचेगा आपका 5 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस याद एक ही चीज़ रखो, जब भी कोई व्यक्ति गया किसी चाल से और आ गया अन्य किसी चाल से, तो बस उसके लिए जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा एवरेज स्पीड बराबर 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। 13 पौने 65 बचेगा आपका कितना? 7 और 13 पौने 65 बचेगा आपका 5 बटे 13, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। मान लो पहले जो कीमत थी वो थी आपकी 100 रुपये, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 115। इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से जाएगा 20 बार और यह जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। कहने का आशा यह है कि पहले यदि मूल्य आपका 20 था, अब 23 हो चुका है और मूल्य का उल्टा ही होता है आपका क्या? खपत। यह होता है आपका खपत। आपको पता है ना, आपको कई प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। यह है आपका मार्क प्राइस यानी मूल्य, ठीक है, एम फॉर मूल्य, और यह है आपका खपत। खपत को लिख देता हूँ क्या? खपत की, ठीक है, कंजप्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका खर्चा अपरिवर्तित रहे? तो आप बोलेंगे 23 की कमी, ठीक है। 23 की नहीं, केवल 3 की कमी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 3 की कमी करनी पड़ेगी। बस इसे आप सॉल्व कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 3 की कमी किस पर? 23 पर, और गुणा में आ जाएगा 100। तो यह आ जाएगा आपका 300 बटे 23। तो 23 एकम 23 बचेगा आपका कितना? 7। 23 दिया 69 और 1 70 बटे 23 यानी 13 सही 1 बटे 23%। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, वो क्या है कि मूल का उल्टा होता है आपका खपत का रेशियो, ठीक है। और यदि आगे सवाल होता तो यहाँ पर उसका नीचे जब हम गुणा करेंगे तो हमें मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि पहले मूल्य 100 था, अब 115 हो गया, हमने रेशियो को सरल कर लिया, ठीक है। यदि पहले 20 था तो अब 23 हो चुका है, तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? यदि पहले 23 खाते थे तो अब 20 खानी पड़ेगी, ठीक है। यदि पहले 20 मूल्य था तो खपत कितनी थी? 23 थी। अब 23 मूल्य हो चुका है तो हमें खपत बेसिकली आपको 20 करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे आज कैलकुलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। एक कक्षा में 2A और B दो बैच हैं। बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम है और बैच बी का औसत 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। इसकी मैं पहले शॉर्ट टेक्स्ट बताऊं या पहले सॉल्व करूं। ठीक है, पहले सॉल्व करके बताता हूं, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट टेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। यदि बैच ए में 44 छात्र हैं और उनका औसत 56 है, तो इनका योग कितना होगा। तो 44, नहीं 56 नहीं है, ठीक है, 56 नहीं है इसका औसत, यहाँ पर औसत दिया गया है 43, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बराबर ए बैच के साथ हैं, तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1892, योग निकल कर आ गया। बैच बी की बात करें तो कितने छात्र हैं, 56 छात्र हैं और इनका औसत दिया गया है 39, बराबर में हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 56 का जब 39 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2184, ठीक है। अब जब आप इनको जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4076, और जब इन दोनों के मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे, टोटल छात्रों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100, और वही आपने वही पूछा है उसने कि इनका औसत कितना होगा, तो औसत होगा आपका 4076/100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो यहाँ पर आपके दो दशमलव बाद आपका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका औसत हो जाएगा 40.76, ठीक है, एवरेज बराबर, ठीक है। यह हो गई आपकी विधि। अब आप जब इसे करने बैठेंगे तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट तो परेशान हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं सबके इकाई अंक अलग अलग हैं। देखो, जब भी एग्जामिनर कठिन सवाल देता है तो ऑप्शन हमेशा अलग अलग ही देता है, ठीक है, क्योंकि वह चाहता ही है कि आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम योग निकालते हैं ना, तो इकाई अंक से जाओ सबके। जैसे बैच ए में 44 छात्र हैं तो इनका औसत कितना दिया गया है 43, तो 4 और 3 12, लास्ट का इकाई अंक लिखो केवल 2, ठीक है। अब दूसरे छात्र में कितने हैं, दूसरे बैच में कितने हैं 56 और इनका औसत कितना दिया गया 39, तो 6 नाम 54, केवल हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 6 4 और 2 कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका इकाई अंक केवल 6, ठीक है। अब 44 और 56 दोनों लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल कितने छात्र हो गए 100, बस नीचे लिख दो क्या 100। अब मुझे ये बताओ कि जब आप इसे भाग देंगे तो नीचे आपके 2 जीरो हैं तो आप बेसिकली दशमलव ही लगाएंगे, तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बस ऑप्शन देखना था कि लास्ट में 6 केवल इसके है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो काम दूसरे मतलब पेन उठा के करेंगे वो आप बिना पेन उठाकर कर देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको उत्तर, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब हम आ जाते हैं दिल्ली पुलिस के खानदानी सवाल पर, ठीक है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है हर शिफ्ट में, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और उम्मीद है आपका 2025 में भी ज़रूर पूछा जाएगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैंने वही आपको पहले इसका मेथड बताया था, फॉर्मेट बताया था। यदि आपको बोले सीपी, तो सीपी बराबर होता है आपका, आप ऊपर लिखेंगे क्या, या तो आपको प्रॉफिट दिया गया हो या आपको लॉस दिया गया हो, और बटे में आप नीचे रखेंगे क्या डिस्काउंट, और बराबर में मिलता है आपको क्या मार्क प्राइस। अब सुनो, यदि आपको सीपी दे तो आप सीपी की वैल्यू रख दो, आप मार्क प्राइस की वैल्यू निकल आएगी, और यदि मार्क प्राइस की वैल्यू दे तो बस आप सीपी की जगह मार्क प्राइस की जगह वैल्यू रख दो, आपको सीपी निकल आएगी, और आपको प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट का परसेंट तो दिया रहा होगा, ठीक है। कई सारे टीचर्स जो हैं आपको 100 - D 100 + D से कराते हैं, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है, इससे आप कई सारे क्वेश्चन मतलब मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला है अंकित मूल्य, ठीक है, तो सीपी हमें नहीं पता कितना है, 18% का डिस्काउंट, और लाभ प्रतिशत कितना है 14%, तो इसे लिख लो 114। अब सीपी दिया नहीं गया तो हमने डायरेक्ट सीपी लिख लिया।
अब 18% का डिस्काउंट इस पर दिया गया है, तो बेचा कितने में गया होगा, 82 में। ठीक है, 8 2 10, 8 9 और 1 10, बराबर आपको आपसे मार्क प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया है, 1824। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर लेना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यह किससे जा सकता है, ये आपका जाएगा 7 से, काट के देख लेते हैं, नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 4 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा। ठीक है, और 57 दूनी कितने होते हैं, 114 होते हैं। ठीक है, 57 का भी भाग जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि इसको सॉल्व करें तो 4 8 4 छूम 24। ठीक है, 11 11 का कितने में गुणा करना पड़ेगा, 16 में। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, यह तो आ जाएगा कितना, 1600। 11 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 11 छक्के 66 और 11 चौके 44। ठीक है, हो सकता है क्या, तो पहले 2 से ही काट लेते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, और इसे काटेंगे, 2 नाम 18 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1824 को हमने 9012 बना दिया। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट 912 बनाएंगे, ये आ गया आपका 912। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, और 57 से कट रहा है, 8 2 10, अब शायद ये हो सकता है आपका 3 से कट जाए, 3 दूनी 6 और ये 57 जो है आपका, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा आपका 16 बार, क्योंकि ये डायरेक्ट दिख रहा है। देखो 16 सत्ते कितना होता है, 112। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 800 के करीब तो हम वो वैसे पहुंच गए, तो बस ये 16 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर उसके आगे जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो होगी आपकी CP बराबर 16 इंटू 82। बस इसको सॉल्व कर लो, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे और प्लस आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका 131, यानी 1312 आपका करेक्ट उत्तर होगा। CP बराबर, बस कैलकुलेशन आपको कैसी करनी है, जब भी ऐसे पास जाओ, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने क्या, 60 मान लिया, और इसको मान लिया क्या, 900, तो 6 3 6 900 मान लिया, तो इसका कितनी बार जा सकता है, मिनिमम 57 है, तो 57 से 7 का दूनिया हमने पढ़ लिया इकाई अंक से, 9 7 63, 9 8 72, और कितनी बार जा सकता है, 7 छूम 42, यानी लास्ट में 2 आ रहा है, तो 16 वाली हमारी संख्या हो गई। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो। ठीक है, सबसे पहले लगे हाथ इसी को कर लो, 3983 में से उसने बोला है ना 3 शेषफल बचना चाहिए, तो शेषफल वाले तो हम काम करते ही नहीं है। ठीक है, दिया जाएगा 2980। अब हमारी संख्या क्या बन गई, 2980। अब उठाओ ऑप्शनों को, 13 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता, 12 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता, 9 का भाग इसमें जा रहा है क्या, नहीं जाता, 10 का भाग इसमें जाता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं था, उसने बोला है कि 2983 में से घटाने पर 3 शेष पर बचना चाहिए, तो हमने डायरेक्ट 2983 में से हमने 3 घटा दिया, और बस इन संख्या से भाग देना चाहिए, तो बस हमने इन्हीं संख्या से भाग दिया। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं टिक भी कर देता हूँ। ठीक है, बस स्मार्ट अप्रोच का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 दिया गया है। ठीक है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार 54.25 है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार क्या होगा। अब इसमें हम लगाएंगे क्या, एलिगेशन मेथड। ठीक है, यदि लड़कियां, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, बॉयज़, यह आ गया आपका बॉयज़, और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज़ का हमें निकालना है रेशियो, मतलब औसत निकालना है, गर्ल्स का गिवन है कितना है, 52, और इनका औसत एवरेज दिया गया है कितना, 54.25। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं क्या, ब्रैकेट में बंद। अब चलो आगे, आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें ऐसे ऐसे करके हमें इसे घटाना पड़ता है। आपने एलिगेशन तो पढ़ा होगा ना।
अब यहाँ पर जो नीचे मान दिया गया है संख्या का, वो दिया गया है हमें कितना, 9:7 यहाँ पर हमें मान दिया गया है। ठीक है, अब जब हम इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है, 52 में से जब आपका 54.25 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यह बच जाएगा आपका 2.25। 54.25 में से जब 52 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2.25। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना 9 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 2.25, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25। ठीक है, तो बस 25 का गुणा यहाँ पर कर दो, 25 सत्ते होते हैं 175 और 1 पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 54.25 में हम इसे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 54.25 में जब आप 1.75 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर समझाता हूँ। देखो, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 दिया गया है। ये जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो संख्या का अनुपात हमेशा नीचे आता है। ठीक है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार 54 है। यदि सभी लोगों का औसत भार 54 तो एलिगेशन में हम बीच में रखते हैं मिड वैल्यू, ठीक है, मिश्रण। यदि लड़कियों का औसत भार 52 है, लड़कियों का औसत भार 52 है, तो लड़कों का औसत बताओ कितना होगा, तो लड़कों का औसत हमें निकालना है। अब देखो, हमने जब 52 में से 54.25 घटाया तो यह आया 2.25 और संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, बॉयज़ का 9, तो 2.25 का मान कितना हो गया, 9, एक का मान कितना हो गया 25, क्योंकि 25 नंबर होता है 225। अब यहाँ पर गर्ल्स का जो रेशो दिया गया वो दिया गया कितना, 7, तो बस आपको कुछ नहीं करना था, 7 का गुणा 100 और 7 का गुणा 25 में करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1.75। चूँकि यहाँ पर दशमलव लगा था तो हमने भी यहाँ पर दशमलव लगा दिया और 1.75 में हमने 54.25 जोड़ दिया, आपका उत्तर आ गया कितना, 56। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट करके देख लो, घर की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से कमी होती है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ऐसा ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से करेंगे हम इसे कि जिससे ये आपका डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब पहले कोई जनसंख्या रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बताइए कितना था। देखो, ये सब आपके पहले वर्ष के मूल्य दिए गए हैं। यदि पहले मूल्य 1,28,000 था, अब उसमें यदि हम 25% की कमी करते हैं तो यह 24,000 अंतर आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये आपका 24,000 यहाँ पर आना चाहिए, उसने खुद बोला है। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य हमें बताना है कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर हम पहले से चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले को हम उठाएंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलता है, देखते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यदि हमने उठाया क्या, 1,28,000 और यदि प्रश्न में बोला है उसने, ठीक है, यदि प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। ठीक है, यदि इसमें 25% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है तो वैल्यू अंतर कितना होगा, यहाँ पर लिख दो 25,000। ठीक है, यदि 25% की दर से कमी हो रही है तो 1,28,000 का डायरेक्ट 125% निकाल दो। यदि आपको 24,000 प्राप्त होता है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 जीरो से आपके 2 जीरो काट लेंगे, या फिर 25 चौके हो जाएगा कितना, 100। 25 चौके 100 हो गया। अब 4 का भाग इसमें दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 2 और 3। अब यहाँ पर देख लो कितने का अंतर है, 1,28,000 में से जब 25% की हमने कमी की तो यहाँ पर कितना आ गया, 32,000 शेष बचा। 1,28,000 में से तो हमने एक गलती कर दी, 25% नहीं 75%, क्योंकि जब भी परसेंट कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से हम 100 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 75%। ठीक है, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 तिया और 25 चौके। ठीक है, अब 4 का इसमें भाग देते हैं, 4 तिया हो जाएगा आपका 12, 4 दूनी 8, 1 2 और 3, गुणा हो जाएगा आपका 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 1 2 और 3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें से आप घटा लो कितना, 1,28,000, 1, 2 और 3। जब आप इसे घटाएंगे 1,28,000 में से तो देखो कितना प्राप्त होता है, 1,28,000 और 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1,00,000, और ये 28 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24,000। 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा अप्रूव हो रहा है। ठीक है, बाकी आप मेथड से जाना चाहते हैं तो मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि आपको 4 का भाग किस में जा रहा है। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन लो। ठीक है, 1,28,000 में आपका 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, 1,00,000 में भी जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी आपका जा सकता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ऑप्शन की मदद लेनी है। ऑप्शन से आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि विधि से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में निकालते हैं दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का, एकांतर रूप से आपको अंतर लेना पड़ेगा। पहले दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना पड़ता था, फिर तीसरे वर्ष का, फिर उनका जो अंतर आता था, फिर आप 1,28,000 में से घटाएंगे। ठीक है, यह हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। अब सुनो, इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें उसने बोला है कि 25% की कमी हो रही है, यानी 75 की कमी हो रही है। ठीक है, इसमें देखो कि आपका 4 का भाग जा रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें जा रहा है 4 तिया 12 और बचेगा आपका 1, 4 तिया 12 इसमें आपका जा रहा है, और 4 दूनी 8 बचेगा, 4 8 32 इसमें भी आपका 4 का भाग जा रहा है। तो आपको फिर मेथड से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी भाई साहब ने इतने खतरनाक दिए हैं, तो आप इस मेथड से आप जा सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको ये बताना है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि कैसे करते हैं सॉल्व। देखो, ये आपका पहला भिन्न ले लेते हैं, ये वाली भिन्न हमने ली। यदि ये 6 लिखा है तो डायरेक्ट इसमें 1 ऐड कर दो और इसे लिख दो 60/11। अब 60/11 को जब 11 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 पौने 55, बचेगा आपका कितना, 5, 11 पौने 55। ठीक है, आगे चलो, अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब लेंगे हम 13/18। 13/18 को क्या लिख देंगे हम, 130/18। मैंने वही बोला आपसे, आप क्या करो, 1 जीरो आप लगाते चलो। ठीक है, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, यह कितनी बार जा सकता है, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126। ठीक है, यह जा रहा है आपका 7 दशमलव कुछ। ठीक है, क्योंकि फिर आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, यानी ये जा रहा है आपका 7.2 बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं 15/22। अब 15/22 को हम कितना लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपका 150/22। 150/22। अब ये कितनी बार जा सकता है, तो इसे ले लो आप 20 मान लो। ठीक है, और ऊपर मान लो 150, तो 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ये जा रहा है 6 बार, इसे इकाई अंक तक ही सीमित रहने दो। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब इसे मान लो कितना, इसे मान लो आप 19/36, इसे मान लो आप 190/36। 36 से कितना बार जा सकता है, 36 पंचे होता है आपका 180, इसे 5 रहने दो। ठीक है, अब आगे चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसे मान लेते हैं हम क्या, इसे 25, यानी इसे मान लेते हैं 250/33। ठीक है, 250/33। अब 33 से कितनी बार जा सकता है, इसे मान लो 6, 6 तिरी 18। ठीक है, 6 चौके 24, तो यह जा रहा है कम से कम आपका 4 बार जा रहा है। ठीक है, यह जा रहा है आपका 4 बार। तो बस यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि उसने पूछा ही आपसे ये। ठीक है, तो ये 33 से फिर से रॉन्ग लिख दिया हमने यहाँ पर, ये आपका 4 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका कितनी बार, 7 बार जाएगा। ठीक है, 33 से जाएगा ये आपका 7 बार, 231। अब कितना बचा, 250 में से 231 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, 19 बच जाएगा, 190 हो जाएगा, 30 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहाँ पर आ रहा है 5.5, यहाँ पर 7.2, यहाँ पर केवल सिंगल 6, यहाँ पर सिंगल 5, यहाँ पर 7.6। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप बोलेंगे ये है सबसे बड़ी वैल्यू, ये है सबसे बड़ी वैल्यू 7.6।
6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि आप यदि मेथड याद करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें पेपर में करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बेसिक कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आप यदि ट्रिक्स देखते हैं तो वो ट्रिक्स आपको कभी याद नहीं रहेंगी जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक मेथड है, आपको भाग भाग देना है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 7.2 है, 6 है, 5 है और यहाँ पर 7.6 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7.6। यदि वो सबसे कम वाली पूछता तो इन दोनों को हम कंपेयर करते, इन दोनों में से कोई कम होती। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 15% की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का अंतर हमें बताना है, कितना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, या आपको पता भी होगा कि 5% की दर से, दूसरा कलर ले लेते हैं, 5% यदि रेट हो और 3 वर्ष का, 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी पहले SI निकाल लेते हैं, 15 ती होता है, 5 तिया कितना होता है? यह होता है आपका 15। और वहीं बात करें CI कितना होता है? यह होता है आपका 15.76। तो बस इनमें देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, आप बोलेंगे 0.76 का डिफरेंस है। बस उसने इसी का मान आपसे पूछा है, तो बस आपको क्या करना है, 16,000 है, 1 2 और 3, 16,000 का आपको 76% निकाल देना है। अब पॉइंट लगा है तो 2 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे और परसेंटेज के 2 जीरो आपके आ जाएंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपके 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाएंगे। 16 छक्के होता है आपका 96। ठीक है, 16 छक्के होता है आपका 96। लेकिन उससे पहले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यह कितनी बार जाएगा, 16 छक्के होता है आपका 96, बचेगा आपका 9। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 100, इसमें आपका 9 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 121। अब नीचे आपको पता है, नीचे आपका 1 जीरो आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका बच गया था, तो यह जो वैल्यू हो जाएगी वो निकल कर आ जाएगी कितनी, 121.6। और इसे हम अप्रोक्सीमेशन में क्या कह सकते हैं, 122 कह सकते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, 5 साल का 3 वर्ष का SI कितना होता है, सिंपल 15%, लेकिन 5 साल का 3 वर्ष का CI कितना होता है, 15.76। उसने बोला क्या है, उनके बीच का अंतर बताओ, तो इनके बीच में परसेंटेज में कितने का अंतर है, 0.76 का। 16,000 का हम 76% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1216। लेकिन आपके 3 जीरो, हमने 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए थे, लेकिन 1 जीरो आपका शेष रह गया था, तो हमने यहाँ पर आपका 1 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 121.6। चूँकि 121 से कम है, मतलब 121.5 से ऊपर है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेशन में 122 भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंद बनाई गई। बनी हुई छोटी गेंद की संख्या क्या कितनी होगी। ठीक है, इसकी शॉर्ट टेक्स्ट मैं आपको बताऊं, शॉर्ट टेक्स्ट ये है कि आपको यहाँ पर 9 दिख दिया। ठीक है, तो जब भी आपको ये आपको दिख गया, आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि हमारा जो भी उत्तर होगा उसमें 9 आपका आने वाला है, क्योंकि आपको फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 3 का भाग जरूर जाता होगा, क्योंकि आपका इसमें 9 भी शामिल होगा आगे। ठीक है, तो यह हमारा जो होगा वो होगा अब आपका 27,000 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। छोटी छोटी बनी हुई छोटी छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी, 27,000 होगी। बाकी आप मेथड से जाना चाहते हैं, आप मेथड से चले जाइए, आप उससे भी उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे हम समझाएंगे डिटेल मेथड के साथ। ठीक है, वैसे तो आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसमें आप 4 का भाग देख लो। देखो 4 का भाग किस में जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है, यही हमारा उत्तर होगा। वैसे हम शॉर्ट मेथड से चलते हैं। ठीक है, एक 3 मीटर, एक 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चनों में जो है आपको SCF लेना पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन।
एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर, ये एक साथ लिखा है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, एक ही साथ लिखा है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार का वर्गाकार टाइल को लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, ये आपका मीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जो है आपका मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यह दिया गया आपका 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये आपका 50 सेंटीमीटर दिया गया है और यह दिया गया आपको 3 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 में कितने होंगे, 300 होंगे और 50 मीटर ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, उसने बोला है 4 मीटर, 4 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 400। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 350 और 400 का आपको एलसीएम बताना है कितना होगा, एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 350 और 400 को काट दे, आप बोलेंगे इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका 50। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। 350 बटे 50 और 400 बटे 50, ये कितनी बार जा रहा है, आप बोलेंगे ये जा रहा है आपका 7 बार और ये जा रहा है आपका कितना, ये जा रहा है आपका 8 बार, ठीक है। बस इन दोनों का गुणा कर दो, आपसे वही पूछा है, तो 7 गुणा 8 बराबर कितना होता है, यह होता है आपका 56, यह हो गया आपका उत्तर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये सब चीज़ें आपको 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर में दी गई हैं, ठीक है। मीटर में दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 350 सेंटीमीटर, और 4 मीटर को क्या बोल सकते हैं, 400 मीटर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ लेना पड़ता है, तो 350 और 400 का एचसीएफ क्या होगा, वो होगा आपका 50। जब 50 को हमने 350 में भाग दिया तो कितना आया, शायद 7 आया, और 50 का भाग जब 400 में दिया तो कितना आया, 8 आया। तो उसने वही पूछा है, दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, 7 गुणा 8 यानी 56 टाइल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60-60 यानी 6060 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है, तो सी की हिस्सेदारी कितनी होगी, ठीक है। इसकी जो सबसे बेहतरीन मेथड होगी वो होगी कम से कम आधे पेज की, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। उसने क्या बोला है, सी की मूल हिस्सेदारी बताइए, आप इन सबको भूल जाओ, ना हमें ए से मतलब है ना बी से मतलब है, हमारा मुजरम कौन है, वो है आपका सी, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला है सी के हिस्से में से कितना कम कर दो, सी के हिस्से में से कम कर दो 25, और यहाँ पर सी का हिस्सा दिया गया है कितना, 8। उसने पूछा क्या, सी की हिस्सेदारी बताओ, ठीक है। तो सी की हिस्सेदारी हम कैसे निकालेंगे, ये ऑप्शन देख रहे हो, इसमें सब में आपका 25-25 ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 25 कम कर दें, तो जब हम 25 कम कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी ना वो आपकी 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बताता हूँ, उसने बोला है कि सी के हिस्से में से हमें 5 कम कर देना है, ठीक है, और हिस्से का अनुपात कितना है, 5:7:8, यानी उससे उसका अनुपात कितना दिया गया है, 8। तो हिस्से की मूल तो सी की मूल हिस्सेदारी कितनी होगी, वो हमें 8 का मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम 2120 में से आपका 25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2095, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि मैं 2425 में से जब हम 25 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। आगे आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको कौन सी मेथड बता रहा हूँ। आगे 1515 में से यदि आप 25 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1415, तो यह चला जाएगा, और फिर आपका 10 1490, और इसके आगे जब आप 1525 में से जब आप 25 घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1500। अब देखो
उसका हिस्सेदारी में अनुपात कितना दिया गया है, हिस्सेदारी में अनुपात दिया गया है 8। मतलब जो भी वैल्यू निकल कर आएगी ना उसमें हमारा 8 का गुणा जरूर होगा, और जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें 8 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या 8 का भाग 20 95 में जाता है? आप बोलेंगे नहीं जाता है। 8 का भाग इसमें जाता है 2400 में? हाँ जाता है। ठीक है। 8 का भाग 1490 में जाता है? नहीं जाता है। 8 का भाग क्या 1500 में जाता है? आप बोलेंगे नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर केवल 2425, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस एक स्मार्ट अप्रोच, और आपको पता है CGL में जो मतलब जो क्रैक करते हैं, क्रैक तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका रैंक लेकर आते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, वो आपकी तरह पेन नहीं चलाते हैं, वो केवल अपना दिमाग चलाते हैं, और दिमाग आपको चलाना है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। ये जो मेथड है ना वो सिर्फ आप बेस अपना क्लियर करने के लिए पढ़ो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो तरीका आपका ये होना चाहिए। ठीक है गाइस, और ये सबसे अच्छी मेथड है, मैं आपको बताऊं। इससे आपने देखो क्वेश्चन पढ़ा और आपने क्या सोचा, देखो 60 100 60 यानी 6060 रुपये हैं, ABC में बांटना है। यदि A के हिस्से में 15, B के हिस्से में से 20 और C के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दो, तो चारों ऑप्शनों में से हमने 25 कम कर दिए। फिर उनके हिस्से का अनुपात कितना दिया गया है? 3 7 और 8। तो जो भी मेरी वैल्यू निकल कर आएगी ना उसमें हमें 8 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी 25 कम करने के बाद जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें 8 का मेरा मल्टीपल जरूर होगा ऑप्शन। तो बस 2400 में आपका 8 का भाग जाता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को, मतलब मॉल, ठीक है, कंपनी समझ लो, एक कंपनी थोक विक्रेता को 30% के लाभ पर सामान बेचती है। ठीक है। अब जो थोक विक्रेता है वो खुदरा विक्रेता को, मतलब दुकानों को, वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है। अब वो दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को जब आप लेने जाते हैं तो वो आपको 20% के लाभ पर बेचता है। कितने रुपए में? 312 रुपये में। तो आपको ये बताना है कि वह व्यक्ति मॉल में कितने की उसको पड़ी, मतलब सॉरी कंपनी में उसको कितने की पड़ी। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभ अर्जन पर 312 में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाहता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही तरीके से। ठीक है। हमें नहीं पता कितने की खरीद के लाया, ₹A की। ठीक है। 30% का लाभ यानी 130/100। ठीक है। उसके बाद थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को कितने में? 25% यानी 125/100। फिर उसके बाद 20% के लाभ पर यानी 120/100 बराबर में पैसों में कितने में बेचा? 312 रुपये में। बस सॉल्व कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। 3 2 5 और 1 6। मतलब ये कितने से जा रहा है? 12 दूनी 24, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से आपके 1 0 ये कट गए। 12 से इसे काट लेते हैं, 12 दूनी 24, और कितना बचेगा? यह बचेगा आपका 7, 12 7, 12 छूम 72। ठीक है। अब काटेंगे 13 दूनी 26। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? अब यहाँ पर क्या हो सकता है? 25 पंचे 25 चौके। ठीक है। अब 5 से कट जाएगा ये 20 बार। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20 चौके 80, ए बराबर 20 गुणा 4 गुणा 2। 20 चौके 80, 80 दूनी हो जाएगा कितना? 160। ये आ जाएगा आपका 160। अब उसने क्या बोला है कि 130% के लाभ पर बेचा था। ठीक है भैया, 130% के लाभ पर भी बेच देते हैं। 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा आपका? 1 0 1 0 और 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 13 13 छूम 78 के 8, आपके बचे कितने? आपके 7। 13 एकम 13 और 7 20। तो उस विक्रेता के लिए कितने की वस्तु बची, मतलब मिली थी? 208 रुपये की। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना इतना ही है। देखो उसने क्या किया, A% पर लाया है, हमें नहीं पता कितने का लाया, लेकिन उसने दूसरे को कितने में बेचा? 130 में। फिर दूसरे ने तीसरे को कितने में बेचा? 125 पे। तीसरे ने चौथे को कितने में बेचा? 120% के लाभ पर। और फाइनली पैसों में कितने में बेचा? 312 में। बस
ये आपका फॉर्मेट हो गया, काटा पीटी करी। फिर उसके बाद में उसने क्या पूछा है, थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बस उसने क्या किया था, 100 मतलब उसने क्या किया था, 30% के लाभ पर दूसरे को बेचा था। तो बस जो भी वैल्यू निकल कर आई हमने 130% उसका निकाल दिया, हमें हमारा उत्तर मिल गया। इसमें एक लाइन बस एक्स्ट्रा पूछी गई, इसलिए इतनी लाइन एक्स्ट्रा हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका समय दूरी से। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। तो सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। मैंने आपको एक बार और बताया था, जब कोई व्यक्ति रिपीट होता है तो उसमें आपको 2 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 2A 2B 2C होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो A + B + C की जो भी क्षमता आएगी उसे आधी कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये आपका A + B की क्षमता दी गई है 10, मतलब दिन की क्षमता दी गई है 10, मतलब दिनों में काम कर रहे हैं, क्षमता नहीं दी गई है। ये आ जाएगा आपका B + C, ये आ जाएगा कितना 15, और A + C ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। 10 से 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़, यहाँ पर A 2 बार है, B 2 बार आया है, C 2 बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी पहले तीनों की क्षमता हमको निकालनी पड़ेगी। A धन B धन C, 6 4 10 और 3 13, लेकिन 2 बार आए हैं ना, तो पहले हम 2 से इसे विभाज्य कर देंगे, ठीक है। यदि ये सिंगल बार आए होते, मतलब एक एक बार आए होते, तो हम इसे विभाज्य नहीं करते, लेकिन ये 2 बार आए हैं तो इसे हमें विभाज्य तो करना पड़ेगा। 13/2 का मतलब क्या होता है, 13/2 का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 13/2 का मतलब होता है 6.5, ठीक है, या 6.5। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, क्षमता। उसने बोला है अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। A + B + C, दूसरा कलर ले लेते हैं, A धन B धन C की क्षमता कितनी निकाल ली हमने, 5.5, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, C की क्षमता कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो A + B की क्षमता कितनी दी गई है, 5, तो यहाँ पर A + B की क्षमता कितनी दी गई है, 5 + C बराबर 6.5। तो C की क्षमता निकल कर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1.5। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा 1.5। अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600/15, 600/15। उसने बोला क्या है, सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो एफिशिएंसी दी गई है वो आपकी 5 नहीं 6 दी गई है, ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर गलत आ रहा है। देखो कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर A + B की क्षमता 6 दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A + B की क्षमता दी गई है कितनी, 6। दूसरा कलर ले लेते हैं, A + B की क्षमता दी गई है कितनी, 6 + C बराबर आ जाएगा 5.5, 6.5। तो C बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5। ये आ गई उसकी क्षमता, C की क्षमता, ठीक है। अब हमें किससे काम कराना है, हमें कराना है आपका C से। तो 60 काम करेगा 0.5 की क्षमता से, तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा आपका 600/5, और 5 से कितनी बार जा सकता है, ये जाएगा आपका 120। वो थोड़ी हमने गलत टाइपिंग कर दी थी, ठीक है, गलत लिख दिया था, इसकी वजह से उत्तर थोड़ी गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है ना, थोड़ी आप समझ तो गए ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो A + B की क्षमता कितनी है, 6.5, हमने निकाल ली। जब भी आपको 2 व्यक्ति बार बार दिखें, ठीक है, जैसे A 2 बार आया है, B 2 बार आया है, C 2 बार आया है, तो इनकी क्षमता ABC की क्षमता आएगी कितनी, 13। 13 कैसे आएगी, 6 4 10 और 3 13। लेकिन 2 बार लोग आए हैं, तीनों लोग 2 बार काउंट हुए हैं, तो 2 से हम भाग कर देंगे, तो तीनों की ऑफिशियल क्षमता कितनी आ गई, 6.5। अब यहाँ पर उसने बोला है सी से काम कराना, तो हमें सी की क्षमता तो निकालनी पड़ेगी। तो A + B की क्षमता कितनी है, 6, और तीनों लोगों की क्षमता कितनी है, 6.5। तो सी कितना काम करता होगा, आप बोलेंगे 0.5 काम करता होगा। तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, 60/0.5, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 600, मतलब एक जीरो और ऐड हो जाएगा। 5 से जब 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 120 बार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, ठीक है।
यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है और 25% छात्रों के अंकों का 31 है, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। सबसे पहली बात, जब परसेंटेज में दिया गया है और छात्रों की संख्या नहीं दी गई है तो हम छात्रों की संख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, माना हमने छात्र कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, माना हमने छात्र कितने हैं, 100 हैं और 100 लोगों का औसत कितना दिया गया है, 64। तो इनका योग कितना होगा, वो होगा 6400। अब उसने बोला है 20% छात्रों का औसत 90 है। यदि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 का औसत कितना दिया गया है, 91। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 और 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 1820। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला है 25%, तो 100 का 25% कितना होता है, वो होता है आपका 25 और गुणा इनका औसत कितना दिया गया है, 31। तो इनका योग कितना होगा, 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 दिया 75, 2 77। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा और 7 2 9 और 8 7 15 और ये आ जाएगा आपका 2595। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, 45 लोगों का एवरेज। ठीक है, 45 लोगों का औसत आ गया। अब 50 में से जब आपका 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलें 100 में से जब आपका 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 55। 55 ही शेष बच जाएगा क्योंकि हमने 100 माने हैं टोटल छात्र, जिसमें से आपके 20 और 25 तो छात्र हो चुके हैं। अब कितने बचे, 45 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 55। तो पहले आपको 6400 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2595 आपको घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 9 गए, बचेगा आपका 0। 13 में से आपका 5 जाएगा, बचेगा कितना 8 और 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया 55 लोगों का औसत मतलब योग। अब हमें औसत निकालना है तो 55 से भाग देना पड़ेगा। जब आप 55 में इसमें भाग देंगे तो यह जाएगा कितनी बार, यह जाएगा आपका 69.2 मतलब 69.2 बार ये जाएगा। थोड़ी स्लाइड की कमी है, नहीं तो मैं आपको भाग देकर जरूर बता देता। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर देख लो 5 का भाग जा रहा है, पहले आप दोनों में 5 का भाग देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे आप भाग देते रहेंगे तो आपका 69.2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मेथड बता दी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे आपके दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी है, यदि ये है। ठीक है, यदि हमें पता है कि उसकी जो प्रारंभिक जीवाणु की संख्या वो ए है। ठीक है, जब हमें पता नहीं रहता तो हम कोई भी मान सकते हैं, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यदि पहले वर्ष 10% बढ़ी है तो ये कितनी हो गई, 110/100। उसके बाद 8% बढ़ी है यानी 108/100। फिर उसके बाद में 10% घटी है यानी 90/100 बराबर में आ जाएगा कितना, 81,384। ठीक है, 81,384। बस अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 5 और 1 6 4 10 और 8 18 9 से भाग चला जाएगा। 1 0 से आपका 1 0, 1 0 से आपका 1 0। जब हम इसे 9 से काटेंगे तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 से जाएगा 9 1 9 दूनी होता है 18। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, 9 3 27, बचेगा कितना 27। और देखो एक बार फिर देते हैं भाग, 9 दूनी 18, बचेगा आपका कितना 3, 33 हो गया, 9 3 27 और फिर 6 हो गया, 9 7 63, बचेगा आपका कितना 5 और 9 छूम हो गया आपका 54। ठीक है, 2376 बार गया। अब कितनी बार जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, 6 3 9 7 2 9, हाँ ये आपका 11 से चला जाएगा। तो 11 से इसे काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्के 66। ठीक है, अब क्या होगा, ये चला जाएगा आपका 2 बार, देख सकते हैं 108 दूनी होता है 216। तो ए बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2 और 1 2 और 2 4, मतलब जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका 20,000। पहले जो जीवाणु की संख्या थी वो थी आपकी कितनी, 20,000 थी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके 2 जीरो ये ऐड हो गए। तो ऑप्शन नंबर
पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। ठीक है, आप इसे कर भी सकते हैं, वैसे मैं इसका शॉर्ट टेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए पर और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य किसी पर खर्च करता है। ठीक है, यदि वह एक माह में 5,544 की बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करेगा। ठीक है, अब किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है, आप यहाँ पर देखो 20% खर्च करता है। 20% खर्च करने का मतलब कितना होता है, 12, 120, क्योंकि 100 में हम 20 जोड़ देते हैं, तो मतलब जो भी हमारी संख्या आएगी, मतलब जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसका हम 120% तो हम निकालेंगे ही। ठीक है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 12 का भाग जरूर जाना चाहिए। ऑप्शन उठा के देखो, कैश में जाता है 12 दूनी 24, बचेगा आपका 2, 29 में आपका 12 का भाग नहीं जाता, तो क्या होगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं, 12 दूनी 24, बचेगा आपका कितना, 2, 28 में आपका 12 का भाग नहीं जाता, तो यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। 22, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, हाँ इसमें आपका भाग जा रहा है, इसमें आपका भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेथड तो आपको बता ही दी थी कि आपको कैसे करना है, उसी फॉर्मेट में आप सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद में जो वैल्यू निकल कर आए उसका आपको केवल 120% ही निकाल देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो आगे हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है। इस पर 15%, 10% और X% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1542.24 में बेचा गया, तो हमें X% यानी तीसरा डिस्काउंट बताना है, कितने का दिया गया है। ठीक है, देखो 2400 रुपये की कोई वस्तु थी, यदि उस पर पहला डिस्काउंट 15% का है तो बेचा कितने में गया होगा, 85/100। दूसरा डिस्काउंट यदि 10 का है तो बेचा कितने में गया होगा, 90 का। बेचा गया होगा 90 का बटे में 100। और तीसरा हमें नहीं पता कितने का है, दिया जाएगा आपका X। और फिर उसके बाद में टोटल वस्तु का मतलब विक्रय मूल्य कितना का हुआ है, 1542.24। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर आपका दशमलव है ना, दशमलव, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव आपका अब नहीं है, हट गया दशमलव। ठीक है, अब आप जब इसे काटेंगे तो कितने से काट सकते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो यहाँ पर चले गए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पर कट गया। ठीक है, क्या आप आगे सॉल्व कर लेंगे, यदि आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो हम सॉल्व करके देखते ही हैं। आपका 5 और 1 6, 6 4 10, 2 12, 12 2 14 और 4 18, 9 से भाग जा रहा है, ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 से काटते हैं तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना, 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना, यह बचेगा आपका 6, 9 7 63, 9 9 6 15 होता है ना, 9 7 63, 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना, 3, 9 3 27 और 9 छूं 54, 17 136 आ गया। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है, 17 से जा सकता है क्या है, 17 से जा सकता है, 17 पौने होता है आपका 85 और 17 से कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 और देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो यहाँ पर कट गए, 17 एकम 17 और भाग नास्ती 0 और 17 अट्ठे 136। ठीक है, अब क्या होगा, 34 से इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो 6 से काट लेंगे या एक काम करते हैं, ये जाएगा आपका एकदम 42 बार। ठीक है, ये एकदम 42 बार जाएगा, क्योंकि 24 4 दूनी 8, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यूनिट डिजिट से इसे काट लिया, तो 24 का जब 42 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008। अब देखो यहाँ पर x बराबर, ये आ गया आपका कितना, 42 गुणा 5, ये आ गया कितना, 42 गुणा 5, लेकिन उससे पहले आपका 5 नहीं आएगा, 5 से आपका ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका कितना, ये मैं काट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर की संख्या भी नहीं काटी थी, तो इसमें ये आपका 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 जीरो शेष बचा है ना, 5 दूनी 10, तो 42 का जब आप 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बस x बराबर आ गया क्या, 84। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
हम क्या करते थे, जब भी आपको डिस्काउंट देते थे, देखो जैसे यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से हमने घटा के लिख दिया कितना, 85%। और 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से घटा कर कितना लिख दिया, 90%। तो तीसरा डिस्काउंट भी ऐसा ही दिया गया होगा। तो 100 में से जब हम 84 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से जब हम 84 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जब 15% का डिस्काउंट दिया गया तो हमने कितना लिखा है, 100 में से 15 घटा के 85। उसी प्रकार जब तीसरा डिस्काउंट दिया गया होगा 16% का, तो उसे हम क्या लिखते, 84% लिखते, 100 में से 16 घटा के। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलें आगे। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, वैसे ही करना है, कोई आपको मतलब अलग से मेथड नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इसे आप होमवर्क ले लीजिए, आप ज़रूर करके देखना और कमेंट में प्लीज़ उत्तर बताया करो। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, यदि आप इतनी नहीं कर सकते हो फिर क्या काम की मेरी मेहनत। ठीक है, और इसका भी उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में। होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है। आगे चलें, आगे चलते हैं और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा है क्या 2020 का। ठीक है, हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्लीज़ आप इसे ज़रूर पूरा देखें, और जब आपका पेपर हो, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है, तो उससे पहले ये आप क्लास ज़रूर देख कर जाएँ। ये आपकी 1 घंटे की रोज़ क्लास होगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होने वाली है, जिसकी यह पहली वीडियो है। वैसे तो जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपका 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, लेकिन 1-1 घंटे के मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो भी एकदम अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मतलब छोटे मोटे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट रह सके। ठीक है, और 2020 और 2023 में मिलाकर जितने भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं वो सब मैंने आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आप पहले जो हो चुके 10 प्रैक्टिस सेट हैं वो आप ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और शेयर ज़रूर करें, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।